अहम खबर आपको देते हैं। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की नजरसानी अपील मंजूर हो चुकी है। शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले करने का हुक्म इस्लामाबाद एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फैसला सुना दिया। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की नजरसानी अपील मंजूर कर ली गई है। शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फैसला सुना दिया है। आज केस पर समाअत हुई थी। इस्तदा की गई कि जिस्मानी रिमांड दिया जाए शहबाज गिल का, जिस पर फैसला महफूज किया गया और फैसला ये सामने आया है कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की नजरसानी जो अपील है वो एहतशाम कियानी मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। एहतशाम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अब ये महफूज फैसला सुना दिया है। जज ज़ेबा चौधरी ने फैसला दिया है कि शहबाज गिल को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि उन्होंने फ्रीकैन के तफसीली दलाइल सुनने के बाद केस का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची हैं कि अभी पुलिस का जो तफ्तीश नामुकम्मल होने का जो दलील है वो दुरुस्त है, इसलिए तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद पुलिस को मजीद 48 घंटे दिए जाते हैं। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इब्तदाई तौर पर शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया था। उन्होंने इस्तदा मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद सेशन अदालत में अपील दायर की गई थी और उस वक्त के ड्यूटी एडिशनल सेशन जज अदनान खान ने भी वो दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई थी, जिसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा रिमांड बैक किया था और ये सेशन अदालत को हुक्म दिया था कि वो केस दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करें। तो अब एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने दलाइल सुने और उन्होंने दलाइल सुनने के बाद अब ये फैसला दिया है कि शहबाज गिल से मुताल्लिक पुलिस की तफ्तीश नामुकम्मल है। पुलिस को केस की तफ्तीश के लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए। उन्होंने अब 48 घंटे का वक्त दिया है। इस्लामाबाद पुलिस को शहबाज गिल की दोबारा से कस्टडी दी जाएगी। इससे कबल उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। अब उनको अडयाला जेल से वापस इस्लामाबाद पुलिस को दिया जाएगा और इस्लामाबाद पुलिस को के पास मजीद 2 दिन का वक्त होगा जिसमें वो शहबाज गिल से मजीद तफ्तीश कर सकेंगे। तो एहतशाम, ये कहा गया था कि ये रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि जो फ़ोन है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है शहबाज गिल का। तो अभी क्या रिमार्क सामने आए हैं? मोबाइल फ़ोन का जिक्र हुआ है कि क्या इसी वजह से जिस्मानी रिमांड दिया गया है? देखिए, अदालत ने ये फैसला दिया है कि पुलिस तफ्तीश नामुकम्मल है। जो प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश हुए उन्होंने ये दलील दी थी कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन का मामला नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी बरामद करना है, लेकिन वो एक पहलू है। इसके अलावा ये चूँकि जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी का केस है, इसलिए शहबाज गिल से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा था कि शहबाज गिल ने इस तरह की साजिश अकेले नहीं रचाई, बल्कि शहबाज गिल के साथ दीगर लोग भी मुलविस हैं, इसलिए दीगर लोगों से मुताल्लिक भी जानने के लिए शहबाज गिल से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा शहबाज गिल जिस पेपर से देखकर वो कंटेंट पढ़ रहे थे वो पेपर भी बरामद करना है। मजीद भी ये कहा गया कि शहबाज गिल ने जो मोबाइल फ़ोन उनसे लिया गया वो डमी मोबाइल था, वो जो उनके पास स्मार्ट फ़ोन था वो ताहाल बरामद नहीं हो सका, वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद करना है। और प्रोसिक्यूटर ने ये भी कहा था कि जो दलील दी जा रही है शहबाज गिल के वकला की जानिब से कि 9 मुहर्रम उल हराम को उन्होंने लैंडलाइन नंबर पर उन्होंने बीपर दिया था, लेकिन उनका मोबाइल इस्तेमाल हुआ, इसलिए मोबाइल फ़ोन बरामद कर। तो मोबाइल फ़ोन भी एक वजह है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के अलावा ये कहा गया कि चूंकि ये मुजरमाना साजिश का केस है तो इसलिए इसके दीगर पहलुओं पर भी ठीक है। एहतशाम, एक तशद्दुद का भी जिक्र किया गया शहबाज गिल की जानिब से, तो ये कहा गया है कि उन पर काफ़ी तशद्दुद किया गया, वकील भी यही कहते हैं। तो क्या इस तमाम केस में जो भी समाअत हुई है कोई उस हवाले से दलाइल सामने आए हैं? देखिए, शहबाज गिल के वकला ने आज ये दलील अदालत के सामने रखी। ये पहली बार इस अदालती फोरम पर यह बात रखी गई कि शहबाज गिल से उनकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि शहबाज गिल पर पुलिस कस्टडी में तशद्दुद किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद किया गया, उनकी और ये भी बताया गया कि उसकी तस्वीर भी मौजूद हैं, अगर अदालत कहे तो हम दिखा सकते हैं। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसके जवाब में दलाइल आए उसमें यह कहा गया कि
शहबाज गिल का मेडिकल हो चुका है। शहबाज गिल का मेडिकल इस्लामाबाद में कराया गया था, जिसके बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि शहबाज गिल पर पुलिस कस्टडी में कोई तशद्दुद नहीं किया। तो अदालत के सामने जो शवाहिद रखे जाते हैं, अदालत ने उसी को बुनियाद बनाकर केस को आगे चलाना होता है। तो अब जो चूंकि अदालत के सामने मेडिकल रिपोर्ट इस तरह रखी गई थी कि शहबाज गिल पर पुलिस कस्टडी में कोई तशद्दुद नहीं हुआ, इसलिए अदालत बज़ाहिर उस पुलिस रिपोर्ट और उससे मुताल्लिक दलाइल से कन्विंस है, इसलिए शहबाज गिल का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। ठीक है एहतशाम कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक MKM की दरख्वास्त निपटा दी है। ऐसे इनमें दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होंगे। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक MKM की दरख्वास्त निपटा दी। सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक MKM की दरख्वास्त निपटा दी है। MKM की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और उसे आज निपटा दिया गया है। सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होंगे। अहम समात है जिसका अहवाल आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक MKM की दरख्वास्त निपटा दी है। इमरान खान के कागजात नामजदगी राजदारी, तजादात और जाली रिकॉर्ड से भरे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही है, जिससे उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट, कहा माजी में इसी तरह के केसेस में इलेक्शन कमीशन और अदालतें पाकिस्तान के कई सियासतदानों को नाअहल करार दे चुके हैं। इमरान खान के कागजात नामजदगी राजदारी, तजादात और जाली रिकॉर्ड से भरे थे। PTI इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही थी, जिससे उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में ये कहा कि माजी में इसी तरह के केसेस में इलेक्शन कमीशन और अदालतें पाकिस्तान के कई सियासतदानों को नाअहल करार दे चुके हैं। आपको बताएं कि शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी राजदारी, तजादात और जाली रिकॉर्ड से भरे थे। PTI इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही थी, जिससे उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। बात करेंगे, आज़ाद नहड़ियों मौजूद हैं। आज़ाद नहड़ियों, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी राजदारी और तजादात और जाली रिकॉर्ड से भरे हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि PTI इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही थी, जिसके बदले में इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। उन्होंने ये भी कहा है कि माजी में इस तरह के केसेस में इलेक्शन कमीशन और अदालतें पाकिस्तान के कई सियासतदानों को नाअहल करार दे चुकी हैं। बदकिस्मती से इमरान खान के लिए खुसूसी बर्ताव की सहूलत अभी भी मौजूद है। उन्होंने सवाल किया है कि एक ही मुल्क में 2 कानून क्यों हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान आज भी कानून से बालातर है, क्या इमरान खान आज भी डालर है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने जो ट्वीट किया और इलेक्शन कमीशन के सामने कई सवाल जो है वो भी इमरान खान के हवाले से खड़े कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो LPG बम की बात हो जाए, जिसकी फैक्ट्री शहर शहर गली कूचों में लगी है। गुज़श्ता रात भी लाहौर में गैस रिफिलिंग की दुकान में गैस सिलेंडर धमाके से फटा और पूरी दुकान आग के शोलों की नजर हो गई। खुशकिस्मती से इस बार कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर ऐसे कई वाकयात माजी में पेश आ चुके हैं जिनमें कीमती जानों का ज़िया हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में भी गैर कानूनी LPG का धंधा सरेआम जारी है। मोहसिनुल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम तर तफसीलात लेते हैं। जी मोहसिन, बताइएगा। वफाकी दारुल हुकूमत जो कि पाकिस्तान का मरकज़ है, वहाँ पर भी ये धंधा आम चल रहा है। इस वक्त मैं एक आबादी में मौजूद हूँ जहाँ पर छोटे छोटे घर भी हैं और इन घरों के अंदर रीफिलिंग का काम जारी है और ये आइटम बम जो हैं यहाँ पर पड़े हैं। इसके साथ साथ ये गैर कानूनी जो सिलेंडर हैं जो कि गैर मेयारी हैं, जो कि फट सकते हैं किसी वक्त भी, ये भी पड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, ये आपको नहीं पता कि आपकी भी जान खतरे में है, साथ भी जान खतरे में है, ये कुछ भी हो सकता है?
यार ये बड़े भाई हैं बाहर, उनसे इंटरव्यू दिया, दानिश भाई था। नहीं, आप बताएं ना, आप इस वक्त काम कर रहे हैं, किसी ने आके नहीं मना किया आपको इधर? दुकान उनकी है, मैं बैठा हुआ इधर। दानिश भाई दानिश भाई इधर आए जी। ये आपके बच्चे भी हैं इधर, लोग भी हैं छोटे छोटे, तो किस तरीके से काम कर रहे हैं? आपकी अपनी जान को खतरा है दानिश साहब? से सर लाइसेंस मिला हुआ ना इनको, मिला हुआ तो उसकी वजह से ये चला रहे हैं। लाइसेंस कभी नहीं दे सकते जब आबादी के इलाकों के अंदर ये गैर कानूनी है, आपको पता है? अब मैं तो आता, किसी ने नहीं मना किया इधर। आज तक कोई नहीं आया, कोई भी कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया इधर, कोई भी नहीं आया। लेकिन ये एहतियात तो करें ना, बच्चे हैं आपके, अपने भी होंगे, वो इर्द गिर्द लोग भी हैं, बहुत खतरनाक काम है जो कर रहे हैं, आपकी जान भी खतरे में है इस तरीके से। एहतियात तो करते हैं, इजी हो के मतलब भरते हैं, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे रहते हैं, तो कभी नहीं रोका इनको? भाई रोका नहीं कभी इनको? नहीं। तो कोई आया यहाँ चेकिंग करने के लिए? नहीं। लेकिन लगता है कि ये है तो खतरे से खाली नहीं है, ये किसी की भी जान खतरे में है ना इस तरीके से। जी। देखें छोटे छोटे मासूम ये बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, और ये छोटे छोटे घर हैं, इर्द गिर्द आबादी है, और इस सारे सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये मामला चल रहा है। हमें देख के यहाँ पे वाकई घबरा तो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज तक कोई पूछने तक नहीं आया। ये G7 का इलाका है, इस्लामाबाद का मरकज़ है, और मरकज़ में ये धंधा सरेआम चल रहा है, इसको कोई नहीं रोक रहा। मोहसिन मुल्क हमें इस्लामाबाद की तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी का रुख करते हैं, जहां पर सरेआम LPG का गैर कानूनी धंधा जारी है। आबादियों के दरमियान खतरनाक तरीके से रीफिलिंग का गैर कानूनी अमल जारी है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जावेद, जो कि DC रावलपिंडी के साथ हैं। उनसे बात करते हैं। उस्मान, कहिएगा इनका क्या कहना है इस पर? रावलपिंडी में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग मरकज़ जगह जगह पर बनाए गए हैं, और इसके साथ साथ गैर मेयारी सिलेंडर्स की फ़रोख्त भी जारी है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद हादसात भी रोनुमा होते हैं, जिसमें मुतअद्दिद कीमती जानें उनका भी ज़िया होता है। हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मौजूद हैं। सर, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इस हवाले से जो गैर कानूनी जो सिलेंडर्स हैं वो भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं, गैर मेयारी भी वो होते हैं, गैस रिफिलिंग के सेंटर्स भी हैं, सर उनसे भी बड़े हादसात रोनुमा होते हैं। सर, उसके तदारुक के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं? सर, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक इशू है, और इसको हम बड़ी रेगुलरली देखते भी रहते हैं, हमारी फोकस में रहता है। इसमें 2-3 चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। नंबर 1, हमारा जो सिविल डिफेंस का जो स्टाफ है उनकी एक टीम्स बनाई गई है, जो कि इस तरह की जो शॉप्स हैं जहाँ पे रीफिलिंग स्पेशली होते हैं, यहाँ पे चिंची रक्शास वगैरह के लिए या बाकी जो घरों डोमेस्टिक यूज़ के जो सिलेंडर्स होते हैं उसको रीफ़िल किया जाता है विदाउट फॉलोइंग द SOPs, वो भी हम चेक करते हैं। इस सिलसिले में तकरीबन कोई पिछले 2 वीक्स में कोई 2 दर्जन के करीब दुकानें हमने सील भी की हैं, जुर्माने भी किए हैं। साथ ही साथ ये एक क्योंकि कॉन्टीन्यूस एफर्ट है और इसके लिए अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, तो इस सिलसिले में हमने 3 मीटिंग्स की। एक हमारी चैम्बर में जो हमारे हैं रावलपिंडी चैम्बर, उनके साथ हमने ये इंगेजमेंट की और उनको बताया कि आप अपने जो लोग हैं जो आपके हैं उनको ये समझाएं कि अगर आपने SOPs फॉलो करके ये रीफिलिंग वाला या जो सिलेंडर वाला काम है ये बड़ा डेंजरस है। साथ ही साथ जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ भी हमारी इस सिलसिले में मीटिंग हो चुकी है, ताकि उनको भी हम थोड़ा सा एडवाइस कर सकें कि आपने ये जो SOPs हैं डिकेंटिंग इसको कहते हैं उसको आप फॉलो करें, और जो मार्केट में सब स्टैंडर्ड अगर सिलेंडर्स बिक रहे हैं तो उनकी निशानदेही करें। यूजुअली ये जो सिलेंडर्स होते हैं ये रीनोट कंपनीज़ होती हैं और ओगरा के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और उन्हीं को ये बिज़नेस करने की इजाज़त है। बट जैसे अदर बाकी बिजनेसेस में भी होते हैं तो इसमें भी ब्लैक शीप्स हैं जो कि सब स्टैंडर्ड कॉन्टीन्यूसली इसको हम फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका इस हवाले से ये कहना है कि गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान 2 दर्जन से ज़ायद दुकानों ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी हम रुख कर लेते हैं मुल्तान का, जहां पर इब्राहिम खान मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है। इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, आए रोज़ ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं जिनमें गैर मयारी सिलेंडर्स के बायस कहीं पर कोई धमाका हो जाता है, कहीं रिक्शे के अंदर, किसी होटल के अंदर या फिर कहीं घर के अंदर, जिसके बायस जो लोग हैं उनको जानी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हम मौजूद हैं इस वक्त एक सिलेंडर शॉप पर और इनसे जानते हैं कि गैर मयारी सिलेंडरों के ख़िलाफ़ ऐसा क्या किया जा सकता है। भाईजान बताइएगा, जो गैर मयारी सिलेंडर आ रहे हैं उनके खिलाफ हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम किए? गैर मयारी जो सिलेंडर आते हैं ना उनको हमने रीफिलिंग करना बंद कर दिया है। उसके लिए उसके रद्दोअमल में ये सिलेंडर हमने कंपनी का निकाला है। ठीक है। और ये कंपनी का
ये 6 किलो केजी गैस इसके अंदर आती है और इसका वेट खाली का है 10 किलो। सही है। तो जो लोकल आते हैं उनके अंदर जो है 5 किलो उसके अंदर गैस डलवाते हैं, 2 किलो वजन होता है खाली का, तो उसके मटेरियल बहुत हल्का होता है, इसलिए हम उसको फिलिंग ही नहीं करते। ठीक है, सेफ्टी के हिसाब से बताइएगा क्या क्या प्रिकॉशन। ये आग बुझाने के लिए ये सिलेंडर है, ये कपड़ा है इसके अंदर, अगर इसको हम गीला करके सिलेंडर पे भी लपेट सकते हैं, इंसान के ऊपर भी लपेट सकते हैं अगर आग लगी हो तो सेफ्टी के लिए। दूसरी जो है वो रेत की बाल्टी होती है हमारे पास, वो लगी हुई है, उसको जब आग ज़्यादा कहीं लगे तो रेत भी फेंक। शहर भर में इस वक्त गैर मयारी सिलेंडर फ़रोख्त हो रहे हैं, तो मतलब कि इतना ज़्यादा इंतज़ामिया जो है वो फोकस नहीं कर रही है, ऐसे लोगों पर को पकड़ नहीं रही। वो असल में ऐसा है कि जिन लोगों को पता नहीं होता, जो नए नए दुकानदार हैं वो ऐसा करते हैं कि फिलिंग कर देते हैं। हम लोग जो बहुत पुराने दुकानदार जो बैठे हुए हैं वो लोग कभी भी फिलिंग नहीं करते। गैर मयारी सिलेंडर जो है इसका आपने अगर मुवाजना करना हो, अगर कंपैरिजन करना हो तो उसका आप अंदाज़ा वेट से इब्राहिम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क नए सफ़ीरों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। मंजूरी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सिफारिशात पर दी गई। फैसल न्याज मुत्तहिदा अरब अमारात, रज़ा बशीर तारड़ जापान, आसिम इफ्तिखार अहमद फ्रांस के लिए सफ़ीर तैनात किए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात लेते हैं मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन, कहिएगा क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये नए सफ़ीरों की तैनाती है जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से सफारत खानों के हवाले से नई तैनातियाँ थी, जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर दे दी है। फैसल नियाज मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए सफ़ीर तैनात हुए हैं। रज़ा बशीर तारड़ जो है जापान के लिए सफ़ीर तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरीके से आसिम इफ्तिखार अहमद फ्रांस के लिए जो कि तर्जुमान दफ्तर खारजा भी थे, उनको तैनात कर दिया है। आयशा फारूकी आयरलैंड के लिए तैनात कर दी गई हैं। इसी तरीके से अली जावेद इटली के लिए सफ़ीर तैनात हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। आसिफ मेमन जो कि मंजे हुए सफारतकार हैं, उनको हंगरी के लिए सफ़ीर तैनात किया गया है। जुनैद यूसुफ को तुर्की के लिए सफ़ीर तैनात कर दिया गया है। इसी तरीके से आफ्ताब हुसैन खान की हाई कमीशन बराए जनूबी अफ्रीका तैनाती मंजूर कर दी गई है। आफ्ताब खान जो इससे पहले भारत में पाकिस्तान के नाज़िरुल अमूर भी रह चुके हैं, उनके हवाले से ये तैनाती की गई है जो कि ज़ेर गौर भी थी। इसी तरीके से सलमान शरीफ दिल्ली में नाज़िरुल अमूर थे, जो कि अरसे से प्राइसर अंजाम दे रहे थे, वो यूनान के लिए नए तैनात होने वाले सफ़ीर होंगे पाकिस्तान की तरफ से। और एडिशनल सेक्रेटरी अफगानिस्तान भी रह चुके हैं आमिर आफ्ताब, जिन्हें यूनान का सफ़ीर तैनात किया गया है। फवाद शेख जद्दा के लिए OIC में पाकिस्तान के नए मुस्तकिल मंदोबे होंगे। और ये तैनातियाँ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से सिफारिशात थी, उसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूर करके ये तैनातियाँ कर दी हैं। जी मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफ़सीलात बता रहे थे। वज़ीर आला सिंध से अमेरिकन काउंसल जनरल मार्क स्ट्रॉ की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मार्क स्ट्रॉ की खिदमात को सराहा। मार्क स्ट्रॉ ने वज़ीर आला के भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आपको खबर दे रहे हैं और ख़बर ये है कि वज़ीर आला सिंध से अमेरिकन काउंसल जनरल मार्क स्ट्रॉ की अलविदाई मुलाकात, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मार्क स्ट्रॉ की खिदमात को सराहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि 2 दिन के रिमांड और 2 दिन की जेल में क्यों ज़लज़ले आ रहे हैं? क्या इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बयान देने पर बरतरफ किया? सारे खेल में परवेज़ इलाही पीछे बैठे डोरियां हिला रहे हैं। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को कैद में रखा गया, तब किसी जेल सुपरिटेंडेंट का तबादला हुआ। लाडले को एक रात जेल में गुजारनी पड़ी तो पूरी इंतजामिया हिल जाती है। देखें कि पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है, जेल के अफसरों के तबादले हो रहे हैं। पहले तशद्दुद की कहानी घड़ी जाती है, उसके बाद जेल के अफसरों का तबादला किया जाता है। भाई आपने तशद्दुद किया और आप ही अफसरों को हटा रहे हैं, ये मतलब मुझे समझ नहीं आई कि जेल पंजाब हुकूमत की है, वो कहते हैं कि तशद्दुद हुआ और उसके बाद अफसरान के तबादले हुए, फिर कह रहे तशद्दुद नहीं हुआ। तो ये जेल के अफसरान को हटाने का बहाना था कि तशद्दुद हुआ है जी।
تو پرویز علیہ صاحب کیوں کیا تشدد؟ اور اگر غلط کیا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹایا، اگر صحیح کیا تو پھر جیل کے افسران کو کیوں ہٹایا، اور اگر تشدد نہیں ہوا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹانے کا کیا جواز ہے؟ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کے باوجود لاڈلا الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پایا۔ عمران خان کیسے الیکشن لڑنے کا اہل ہو سکتا ہے؟ عمران خان توشہ خانہ کھا گئے، الیکشن کمیشن کب جاگے گا؟ کہا اس ملک میں 2 قانون ہیں، ایک قانون لاڈلوں کے لیے، دوسرا عام پاکستانیوں کے لیے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آدھا فیصلہ ہے، سوئے ہوئے الیکشن کمیشن اٹھو۔ پاکستان میں دوہرا قانون ہے یا سب کے لیے ایک جیسا؟ صرف اس لیے فائل کیے تاکہ قوم کے سامنے پتہ چل سکے کہ لاڈلوں کے لیے اور قانون ہے اور عام پاکستانیوں کے لیے اور قانون ہے۔ آپ گھڑیوں سے لے کر ہیرے جواہرات سے لے کر ٹیشو پیپر باکس اور اس کے بعد ٹی سیٹ اور گلدان تک اپنے گھروں میں رکھ گئے اور آپ نے شو نہیں کیے، ایک دھیلا نہیں شو کیا آج تک آپ نے۔ یہ تمام اعتراضات اٹھا دیے گئے۔ اگر فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا تو سمجھے پاکستان میں ایک نہیں، پاکستان میں 2 قانون ہے، ایک لاڈلوں کے لیے اور دوسرا عام پاکستانیوں کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا اپنے آبائی ضلع گجرات میں سرکاری نوکریاں دینے کا فیصلہ۔ گجرات میں مختلف اسامیوں پر ابتدائی طور پر 3500 بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے بلدیات اور ہیلتھ سیکٹر میں بھرتیاں ہوں گی۔ گجرات کی انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کو نئی تعیناتیوں پر فہرست پیش کر دی ہے۔ صبح سے اب تک کراچی کے کس علاقے میں کتنی بارش ہوئی ہے؟ محکمہ موسمیات نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں ریکارڈ ہوئی، اسی پر بات کریں گے۔ عادیہ ناز موجود ہیں۔ عادیہ بتائیے گا، صبح سے اب تک کراچی کے علاقے ہیں، وہاں سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وہاں کتنی بارش ہوئی ہے۔ تو محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ کراچی میں بھی جاری ہے اور بارشوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے تمام جو اعداد و شمار ہیں وہ جاری کر دیے ہیں اور اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی میں ہونے والی بارشوں سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اور ان اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں ریکارڈ کی گئی۔ عادیہ ناز موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عادیہ بتائیے گا۔ بالکل، محکمہ موسمیات نے صبح 11 بجے سے لے کر اب تک کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ گلشن حدید میں ریکارڈ ہوئی، جہاں 27 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ہوئی۔ اولڈ ایئرپورٹ میں 4.8 ملی میٹر، فیصل بیس سے 2، جبکہ گنا چلی میں تو 5.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ قائد آباد میں 16.5 ملی میٹر، بی ایس پی میں 2.6 ملی میٹر، سعدی ٹاؤن 5.1 ملی میٹر بارش، جبکہ کیواڑی میں 2.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کرنگی میں 8.7، جبکہ صدر دوسرے نمبر پر رہا جہاں پر 23 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ بیداب ٹاؤن میں 5.2 ملی میٹر، ناصر آباد میں بھی 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ٹھیک ہے عادیہ ناز، بہت شکریہ آپ کا۔